वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर। और हम आज अभी जो हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे वो है बे औलादी, यानी कि बांझपन। कभी कभी मैंने बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको बहुत टाइम के बाद जो है वो कंसीव कर जाती हैं और उनको पता ही नहीं चलता, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। आज उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, डॉक्टर नसीम अख्तर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाइए। फर्स्ट क्लास, आपकी दुआएं। और मैं गुफ्तगू का भी आगाज़ करूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत ही सीनियर यहाँ पर हर्बलिस्ट मौजूद हैं। ऑफ कोर्स जब भी मैं कोई होम रेमेडी की बात करती हूँ और आपकी सेहत की बात करती हूँ तो यहाँ पर वो लेडी मौजूद हैं मेरे प्रोग्राम की हमेशा जीनत बनती हैं। यस, हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो? आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, आज बहुत सीरियस टॉपिक वो है कि हम लोग इसको बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का एक सेंसिटिव, मैं कहूँगी एक रिलेशंस होता है। जब हम शादी होती है तो हम बस एक इंतज़ार होता है कि घर में एक किलकारी हो, वो तो फिर मेरे रब की रहमत हो, तो जाहिर सी बात है वो ही बेहतर जानता है मिस्टेक्स कहाँ से होती है। मैं सबसे पहले, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं नसीम अख्तर से पूछूंगी। ख़वातीन अक्सर बहुत टाइम के बाद, मैं उन्हीं ख़वातीन की बात करी हूँ जिनकी एक तो होता है क्विकली कंसीव करना, उन ख़वातीन की जिनकी 2 साल 3 साल 10 साल बाद, तो रीज़न ऑफ, मैं कहूँगी आई डोंट नो क्या है, तो वो बताएंगी। जी मैम। बेऔलादी असल में अगर शादी के बाद 1 साल तक मतलब खातून जो है वो कंसीव ना करे तो हम कहते हैं कि ये अब इसके टेस्ट होने चाहिए। ओके, ठीक है, क्योंकि टेस्ट से ही बर वक्त पता चल जाता है कि इसका इलाज किस तरह से होना चाहिए। अब खराबी जो है वो 2 तरफ में हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी। लोग ज़्यादातर फीमेल में बीमारी ढूंढते हैं, फीमेल को इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन सम टाइम होता अच्छा, ये है कि मेल में भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए फिर जो है हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं और फिर जो हमें कॉज समझ आती है उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट हो जाती है, मेल की भी और फीमेल की भी, दोनों की। सम टाइम एक में ख़राबी होती है, सम टाइम दोनों में ख़राबी होती है, और कभी कभी जो है वो दोनों कपल में एक साथ ही होती है। मतलब सम टाइम तो एक मेल में हो गई या फीमेल में हो गई, सम टाइम दोनों कपल में एक साथ खराबी होती है, जिसकी वजह से हमें जो है उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चलती है इनकी। ओके। अच्छा, आपा ये जो बांझपन की बात मैम ने अभी ज़रा सा बताया कि इस तरह और भी गुफ्तगू चलती रहेगी साथ साथ। नाज़रीन, PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपा, हम अगर फॉर एग्जांपल हमें जब कुछ बड़ी अच्छी अच्छी होम रेमडीज़ बताई जाती है, ये खाएं वो खाएं, अंडों के छिलके, कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो कोई भी रीज़न हो सकता है बीमारी का, तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? थोड़ा कुछ होम रेमेडी से रेलिवेंट, देखिए, जैसा या कि हर्बल से रेलिवेंट। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ ख़वातीन पर फोकस रहता है कि सारी ज़िंदगी उसी के टेस्ट होते रहते हैं, उसी के छोटे छोटे से ऑपरेशंस भी होते हैं और मर्दों को कोई टच भी नहीं करता। ज़्यादातर मेरी अपनी ज़िंदगी का जहाँ तक एक्सपीरियंस है, यानी 80% मर्दों में कमी होती है। जी, 80% मर्दों में कमी होती है, जिसकी तरफ हम जाते ही नहीं, मतलब ये ख्याल ही। लेकिन अब जो मॉडर्न रिसर्च है, डॉक्टर्स हैं, लोगों का शऊर अब बेदार हो गया कि दोनों 1 साल के बाद दोनों जब मियाँ बीवी टेस्ट करा लेते हैं तो पिक्चर हमारे सामने वाज़ेह हो जाती है और इलाज करने में आसानी हो जाती है। हमारे सामने एक पिक्चर है कि औरत में क्या कमी है, मर्द में क्या कमी है। ज़्यादातर ये होता है कि मर्द के पाम्स, स्पर्म वगैरह, ठीक है, ठीक, स्पर्म्स, अंडे वगैरह जो हम लोग कहते थे, एग्स नहीं बनते हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। वो सारी कमी जो है वो औरत की नहीं होती। सही। तो बहरहाल इस कमी को जो ज़ाहिर ये कमी है, इसको दूर करना है, तो जो हर्बल में जो उसकी कमी है, ख़वातीन ज़्यादातर हमारे पास आती हैं, तो ख़वातीन के लिए हम वो हर्ब्स उनको रिकमेंड करते हैं जिससे उनका सिस्टम, कंसीविंग सिस्टम मजबूत भी हो जाता है, मजबूत हो जाए कि वो जल्दी से अचीव कर सके। वाह, क्या बात। और इसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसा ये जो कैल्शियम वगैरह है, ये आपको पता है कि तो हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। ठीक है। और इनफर्टिलिटी का इलाज एक डिफरेंट तरीके पर होता है, और उसको करने के लिए मैं तो करती ही हूँ,
لیکن چونکہ میں خاندانی طور پر طبیب ہوں تو میرے یہاں ایسے قدیمی نسخہ جات ہیں جو ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور میں کبھی اکیلی عورت کو نہیں دیتی، نہ میرا بیٹا اکیلا. وہ کہتے ہیں اپنے میاں کے، میں بھی یہ کہتی ہوں، میرا بیٹا بھی یہ کہتا ہے، اور میرے ہسبینڈ بھی یہ کہتے تھے میاں کو ساتھ لائیں. تو دونوں کی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہم دیتے ہیں کہ رات کو یہ دوا دونوں کو کھانی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے، اور کیونکہ الحمدللہ ہم خاندانی طور پر حکیم ہیں، حکمت سے ہمارا تعلق ہے، تو نبض دیکھ کر بتا سکتے ہیں میرا بیٹا بھی میرے شوہر بھی کہ کس میں کمی ہے. تو اب اس وقت اگر عورت سے کہیں آپ میں کمی ہے تو مرد کی نظر میں وہ کمزور ہوتی ہے، مرد سے کہیں کہ تم میں کمی ہے تو عورت کی نظر میں وہ شیر ہو جاتی ہے. تو ہمیں دونوں کا علاج اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ مضبوط رہیں، ایک کی کمی دوسرے کو نہ پتہ چلے اور دوسرے کی کمی پہلے کو نہ پتہ چلے. تو یہ ہرب میں ایسے علاج ٹھیک ہے. اچھا، اس کی اب ہم کچھ شیئر کرنا چاہیں ہوم ریمیڈی تو آپ کیا پرسکرائب کریں گے؟ جیسے سب سے پہلے ہم خواتین اور مرد حضرات کو جو ہم بتاتے ہیں، جو بہت ہی ایک کامیاب اور آسان علاج ہے، اور جس سے بہت ہی آسانی سے، اور وہ ہے بند گوبھی کا استعمال. صحیح. بند گوبھی کا جو استعمال ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے تک میاں بیوی کو دونوں کو بند گوبھی اپنے کھانے میں استعمال کرنی ہے. کچھ بھی کھائیں، کچھ بھی پکائیں، لیکن ایک سبزی بند گوبھی کی بنانی ہے. چاہے 2 نوالے کھائیں، چاہے ایک نوالا کھائیں، یا کچی کھائیں، لیکن نہیں، چاہے کچی کھائیں. کچی تو ایسے سیلڈ کھا ہی لیتے ہیں، لیکن سبزی بنا کے کھانی ہے اس کی 3 ماہ تک. تو اللہ کے فضل سے جو معمولی سی کمی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے. اور اللہ کے فضل سے وہ لوگ، کچھ خواتین کا ایسا ہوتا ہے کہ جی میں کنسیو کرتی ہوں لیکن فوری طور پر میرا مس کیریج ہو جاتا ہے. ان خواتین کے لیے یہ بہت ہی مؤثر علاج ہے. وہ اگر بغیر کسی ریزن کے یہ علاج کر لیں، میاں بھی اور بیوی بھی، تو اللہ کے فضل سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے اور وہ دونوں کنسیو کر لیتے ہیں اور اس کی پریگننسی اتھینٹک ہوتی ہے. اوکے. آپ نے بتایا کہ بند گوبھی آپ کے لیے بہت مفید ہے. اچھا، ہم نسیم اختر صاحبہ کے پاس چلتے ہیں. شی از اے گائنیکالوجسٹ، اور آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو دین آپ کال کر سکتے ہیں. نسیم صاحبہ، یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بانجھ پن یہ بہت ایک تکلیف دہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور ایک دم سرپرائزلی جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی خوشخبری آ جاتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی پراپر کنسلٹنٹ کے پاس اپنی ٹریٹمنٹ کرانا ضروری ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر کے بارے 3 مہینے ٹریٹمنٹ کروا کے وہ بندہ انٹرنل بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے اوپر ذرا سا مجھے بتائیں. اصل میں لوگ جو ہے زیادہ تر جی پیز کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پریکٹس کرتے ہیں، اس کونے میں بیٹھ، اس کونے میں بیٹھ، وہاں سے کسی طرح پتہ چل جائے کہ انفرٹیلیٹی میں اس دوا سے فلانی عورت کو فائدہ ہوا ہے، بس وہی دوا سب کو لکھتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہر عورت کی اپنی تکلیف ہے، ہر مرد کی اپنی تکلیف ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے بے اولادی ہے، یہ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو پرائمری انفرٹیلیٹی کہلاتی ہے اور ایک سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہلاتی ہے. پرائمری انفرٹیلیٹی وہ والی انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، بے اولادی ہوتی ہے، جس میں جو ہے ہمیں مطلب عورت شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو کبھی بچہ ہوا ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری انفرٹیلیٹی ہے. اس کی وجہ بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کچھ خواتین میں جو ہے مینسٹرل سائیکل جو ہے وہ اگر irregular ہوں تو اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچھ میلز میں جو ہے سپرمز کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہو، اس کا نارمل ویلیو کم ہو جائے، اس کی جو ہے مارفولوجی خراب ہو جائے. یعنی اگر ایک سپرم ہے، اس کا جو جرثومہ، جو میل کا جرثومہ ہوتا ہے، وہ ان کی تعداد صحیح نہ ہو، اس میں جو ہے وہ جرثومہ موجود ہے اور وہ حرکت بھی کر رہا ہے لیکن اس کا کسی کا سر نہیں ہے، کسی کی دم ٹیل نہیں ہے، کسی کی نیک نہیں ہے، کسی کی باڈی نہیں ہے. اب اگر ایسا جرثومہ جو کہ موو نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے فیمیل اووری جو انڈا ہے اس میں جائے گا اور وہاں پر جو ہے زائگوٹ بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا وہ اس طرح سے. تو اس کے لیے پھر دونوں جگہ، اگر ایک میں خرابی ہے تو ایک کا، ورنہ تو دونوں جگہ پہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. پرائمری انفرٹیلیٹی ہو گئی.
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पहले तो बच्चा कंसीव हो जाता है लेकिन उसके बाद वो लंबे अरसे तक उनको औलाद नहीं ठहरती। सही, उनकी कोई ट्यूब तो नहीं ब्लॉक होती? उसकी डिफरेंट चीजें ठीक रीजन है। होती है। किसी की जो है ज्यादा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी इन्फ्लेमेशन होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है। ओहो। जब वो बहुत ज्यादा होता है तो अंदर जो है वो इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से तमाम चीजें आपस में चिपक जाती हैं और पहले बच्चे के बाद से वो जो है डिस्चार्ज की शिकायत। यानी कि लापरवाही कहीं नहीं करनी चाहिए। लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर जगह पर डिलीवरी होनी चाहिए, घरों में दाइयों से नहीं करवाएं, घरों में डिलीवरी ना कराएं, छोटे जो क्लिनिक्स वगैरह होते हैं उसमें ना करवाएं क्योंकि वहाँ पर सफाई का इंतजाम सही नहीं होता और जहाँ स्टरलाइजेशन नहीं होती वहाँ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन औरत को लग जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर जो है इन्फेक्शन के अलावा बाज़ दफ़ा जो है वो पेशेंट जो है वो ओबीज हो जाती है और समटाइम थिन पेशेंट में भी जो है जो ओवरी है उसके ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है और वो जब फैट आता है अंडे के ऊपर तो वो अंडा भी फट के बाहर ही नहीं आएगा। जब वो बाहर नहीं आएगा तो जायगोट नहीं बनेगा, स्पर्म तो आ जाएगा लेकिन जायगोट नहीं बनेगा और इस तरह से भी कंसीव नहीं होता। तो कंसीव एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होगी, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी में जो है पीसीओ है, जो हम कह रहे हैं कि अंडदानी के ऊपर चर्बी आ गई है, अब वो जब तक जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर चर्बी आ गई है तो ये यहाँ से कैसे फट के बाहर आएगा? ओहो। वो फट के बाहर आएगा तो उसमें से अंडा निकलेगा और वही अंडा जो है वो फीमेल स्पर्म से मिलकर और वो जायगोट बनाएगा, बच्चा बनेगा और फिर वो हमारे यूट्रस के जो अंदरूनी लेयर है उसमें आकर वहाँ पर एम्बेड हो जाएगा और वहाँ पर जो है वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ बच्चा बनना शुरू हो जाता है। ओके, बड़ा तो, एक लंबा प्रोसीजर। ठीक है। अब एक तरफ तो हम सेकेंडरी में कह रहे हैं कि इन्फेक्शन है, ठीक है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अच्छा, क्या इन्फेक्शन जो है हमारा इंटरनल खवातीन में जो होता है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो या किसी भी उसकी वजह से भी क्या बच्चा नहीं हो सकता? बिल्कुल, मोस्टली पेशेंट जो है इन्फेक्शन की वजह से वेजाइनल यानी कि वो जर्म्स पनपने ही नहीं देते, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा। वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर कंसीव नहीं हो पाता। तो इसका क्या उसकी प्रोसीजर होता है ये इन्फेक्शन को खत्म करने का? इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग पेशेंट की टेस्ट लेते हैं, वो जो डिस्चार्ज आ रहा है उस डिस्चार्ज का हम पस फॉर CS या फ्लूइड फॉर CS कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं और उसके मुताबिक दवा लग कर आ जाती है और उसके मुताबिक हम फिर उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। और टाइमली जो है 12 डे पर जो कि ओव्यूलेशन टाइम होता है पेशेंट का, उस पे जो है एक अल्ट्रासाउंड करके हमें अब वो एग्स न देख लेने चाहिए कि आया वो मैच्योर हो गए ओव्यूलेशन टाइम पे या नहीं हुए। अगर वो मैच्योर नहीं हुए तो फिर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है और उसको मैच्योर कर देते हैं और कंसीव हो जाता है पेशेंट। दैट्स गुड। अच्छा, ये एक बहुत मेरी अपनी पेशेंट तकरीबन एक अफगानिस्तान से आई थी, वो मेरे पास असल में नहीं आई थी, वो बकाई यूनिवर्सिटी किसी ने भेजा था IVF सेंटर में, लेकिन वो वहाँ नहीं गई, गेट पे किसी ने उनको बता दिया कि यहाँ पे एक और डॉक्टर है और डॉक्टर नसीम नाम है, उसको आप दिखा दें, तो वो मेरे पास आ गई। अब वो पेशेंट जो है मैंने उसके ट्रीटमेंट की, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी, इसलिए कि हमारे हाथों में शिफा नहीं है। हर जगह से लोग जो है वो शिफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है, हमारा काम है सिर्फ दवा देना। और वो 15 इयर्स की मतलब इनफर्टिलिटी के बाद वो पेशेंट जो है वो जब हमारे पास मेरे पास आई तो मैंने उसको सारा इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस फीमेल में ओनली खराबी थी, फीमेल को मैं ट्रीटमेंट दी और जब वो इन्फेक्शन भी था, उसको PCO भी था, वो कंसीव हुई। इत्तेफाक से उस दिन में हॉस्पिटल में नहीं थी तो उसने कहा मैं केस यहाँ से नहीं कराऊंगी, वो नहीं है तो मैंने तो उसी से केस कराना। ठीक है, पेशेंट कहीं पे डिलीवर होगी, बहुत अरसे बाद वो बच्चा लेकर आए, मुझे इसको वैक्सीन लगाना है। मैंने कहा अरे हो गया, क्या नाम रखा है इसका? डॉक्टर नसीम अख्तर। मैंने कहा नहीं, इसका मेरा नाम नहीं, इसका नाम बताओ। कहते नहीं, डॉक्टर नसीम अख्तर, पूरा मेरा वाला ही नाम रखा है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा जी, ये होती है, एक अटैचमेंट होती है। आप से पूछूंगी कि ये जो खवातीन में साइकिल जब रुक जाती है तो उसको दोबारा हम कैसे विदाउट एनी मेडिसिन हर्बल के किस
प्रोसीजर से हम कौन सी ऐसी चीज़ लें कि हमारा ये जो साइकिल है दोबारा ऑन हो जाए। सम टाइम होता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और ये जो इन्फेक्शन है इसका भी पूछते हैं। आप बताएं जी, होम रेमेडी। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा की बातें बहुत अच्छी हैं और इनफर्टिलिटी के लिए बेस्ट आपने बात की। और इन्फेक्शन जिसको आम तौर से ख़वातीन बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ने बताया कि टेस्ट होंगे और उसके लिहाज से होगा। हम हर्बल के तरीके पर जब इलाज करते हैं जब यानी कि ये डायग्नोज हो गया, ये है इन्फेक्शन, अब उसको हम रिमूव उसका हम एक आसान तरीका ये बताते हैं कि अपने घरों में आप एक बड़ा सा पानी का टब ले लीजिए। ठीक है। उस पानी को आप गर्म कर लीजिए। ठीक है, नीम और गरम। और उसको जब आप गर्म करें, बल्कि उसके नीम के पत्ते बहुत सारे डालकर उस पानी को पका लीजिए। ठीक है। ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म करने के लिए हम ये बना रहे हैं। बहुत सारे आपने नीम के पत्ते डालकर उस पानी को पका लिया। पकाने के बाद आप जब वो थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए उसको छानकर उस टब में डाल दीजिए, और टब में पानी इतना कर लें कि आप उस टब में आराम से बैठ सकें। ठीक है। और जब ये पानी आपने टब में डाल दिया, वो तमाम ख़वातीन जिनको इन्फेक्शन होता है उसका घरेलू इलाज हम बता रहे हैं जो हम हर्ब के ज़रिए करते हैं। ठीक है, ठीक और है। उसके अंदर एक इतना यानी समझ लीजिए कि 2 नाखून के बराबर फिटकरी बिल्कुल बारीक पीसकर पाउडर बनाए, यानी जिसको एलम कहते हैं, उसमें डाल दीजिए और उसमें आप बैठें। रोज़ाना इस तरह करें और तकरीबन 7 से 14 दिन के बाद आप अपना दोबारा से टेस्ट कराएं। तो अल्लाह के फजल से ख़वातीन को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो उनका इन्फेक्शन है, जिन लोगों को हर वक्त डिस्चार्ज की शिकायत रहती है, बाज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो गया। ठीक है। लिकोरिया है, पेशाब बहुत रुक जल रहा आता है। है। ठीक है। उनका जो यूरिन बैग है उसमें बहुत प्रॉब्लम है कि यूरिन इकट्ठा है लेकिन निकलता नहीं, कतरे कतरे की सूरत में। तो ऐसी तमाम ख़वातीन को, चूँकि आप अंदर बैठ जाती हैं, तो अंदर तक से आपको ये पानी अंदर तक जाके आपका जो इन्फेक्शन है उसको रिमूव करता है और आहिस्ता आहिस्ता एलम उसको खुश्क करने लगता है। तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो डॉक्टर साहिबा का इलाज है वो बेस्ट है। और ये इलाज ऐसे हैं कि आप जो इनफर्टिलिटी से जो ख़वातीन दौर से गुजर रही होती हैं उनको फौरी तौर पर फ़ायदे के लिए ज़रूरत बिल्कुल होती है। बिल्कुल तो फौरी तौर पर आप ये करें। ये तो हमें थोड़ा रिकवरी के लिए भी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो जैसे अक्सर लोगों की जो है पीरियड्स रुक जाते हैं, जी हाँ, आप उनके लिए क्या जी, जैसे जिन ख़वातीन के पीरियड रुक जाते हैं, साइकिल सिस्टम उनका ख़राब होता है, इसको रेगुलर करने के लिए हम 3 चीज़ें हमेशा बताते हैं। आज भी मैं बता देती हूँ। जी जी। उसमें है असगन नागोरी, सौंफ और सोंठ। अच्छा। ये 3 चीज़ें हम कहते हैं इक्वल क्वांटिटी में आप अपने पास पीस कर पक्की बना कर रख लीजिए और दिन में 2 बार सुबह और शाम आधा टीस्पून लेते रहिए। 1 वीक तक मुसलसल लीजिए। और ये जो बहुत ज़्यादा जिनका साइकिल सिस्टम ख़राब है, पूरा 1 मंथ उनको लेना है। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आपके सिस्टम की डेट आ रही है उससे 1 वीक पहले लेना आप ज़रूर शुरू कर दें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका जो ये साइकिल आपका जो डेट आई है इससे कितना रिलीफ मिला, आया डेट पे हुआ या नहीं हुआ। और अगर 1-2 दिन भी लेट हुआ लेकिन हो गया तो फिर अगले महीने आप पूरा कंटिन्यू करें, उससे आपको पता चल। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपने बताया? असगन नागोरी, सौंफ और सोंठ। अच्छा, ये 3 चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेकर इसको हम बराबर 20-20 ग्राम, 10-10 ग्राम, 30-30 ग्राम और 50-50 ग्राम, जैसा आप चाहें, जितना सिस्टम आपका। तीनों को इक्वल लेने के बाद आप रात को सोते हुए ले लें। फाइन पीस सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने अच्छा, से आप अक्सर कहते हैं, मुझे डॉक्टर भी आप लोगों के अक्सर वीडियोस इस तरह देखती हूँ कि भाई जो लोग बच्चा जो है कंसीव करना चाहते हैं वो अपना वेट के ऊपर बहुत तवज्जो दें कि वो ज़्यादा मतलब हेल्दी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटे होना वो भी आपके लिए नुकसानदेह। और एक हो जाए आपके जो नाफ के नीचे जो एक वर्म आ जाता है वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप इसका बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने यही आपकी बात बताई कि वो चिकनाई आ जाती है। जितना आपका फैट बढ़ेगा उतना आपका निचला हिस्सा इफेक्टेड हो जाएगा। खूब दबा के कहवा पिए, कहवा पीजिए, वॉक करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ग़िज़ा को बिल्कुल मुतदिल रखें, बहुत ज़्यादा फैट ना लें अपनी ग़िज़ाओं में। कि तमाम चीज़ें आपके सिस्टम को रेगुलर करती हैं, आपका वेट कंट्रोल करती हैं। और सबसे ज़्यादा रुकावट होती है वज़न की ज़्यादती। बिल्कुल ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी को आप जितनी जल्दी, वो बड़ा सीन होता है, इतनी मोटी माँ होगी और जब बच्चा पैदा होगा, भाई चूज़ है, ये क्या हुआ, ये वो हेल्दी बहुत, उससे बहुत, इससे कभी कभी तो बड़ी इस वजह से उनको
को फिर ऑपरेशन की वो तरफ तो शुक्र है कि बहुत मोटा होने के बाद भी वो प्रेगनेंसी अचीव कर रही है और उनका बेबी हो रहा है। जी। अल्लाह का ये अल्लाह की ब्लेसिंग है आप लेकिन उस वो नॉर्मल नहीं होता, वो ऑपरेशन से होता है फिर वो फिर तकलीफ दे प्रोसीजर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपने अपना जो है वेट कंट्रोल में नहीं रखा, तो वो बड़ा ये एक बड़ा चू 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 बिल्कुल। जबकि अक्सर पतली दुबली खवातीन का देखा जाए तो बच्चे जब आए और माशाल्लाह इतने हेल्दी सेहतमंद, नॉर्मल भी डिलीवरी होती है तो उनको ज़रा पेन भी कम होता है और वो अल्लाह बस बाकी जो खुदा की तरफ से है तो वो तो है ही है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम बात करें डॉक्टर साहबा, ये जो मैंने अभी कहा ना कि जो ये स्वेलिंग बढ़ जाती है नाफ के नीचे, तो इसकी रीज़न भी ज़रा बांझपन का अफेक्टेड होता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी स्वेलिंग को हम दो तरह से काउंट करते हैं कि या तो स्वेलिंग वो इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पर, और उसी को हम कहते हैं कि स्वेलिंग हो गई है। अच्छा, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन जो कहा, ये सोजन या रिएक्शन या जो भी इन्फेक्शन है, इसकी कोई टैबलेट होती है जो इनटेक की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जो है ना, हम जब मैंने बताया कि जब हम उसका लिक्विड लेते हैं और उसका सीएस करते हैं, उस सीएस में जो है कल्चर सेंसिटिव में लगकर आ जाता है कि हमें जो है किस मेडिसिन से इसको देकर फ़ायदा इसको फ़ायदा देना है। तो मोस्टली जो है वो एंटी फंगल, फीमेल में जो है ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है, तो इस वजह से अगर एंटी फंगल हम देते हैं तो जैसे कैनिस्टिन हो गई, कैनिस्टिन की टैबलेट हो गई, कैनिस्टिन क्रीम हो गई, तो वो क्या करती है कि वहाँ अंदरूनी जो है वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को सही कर देगी और कंसीव हो जाता है। वाओ, जबरदस्त। यानी कि लेकिन इसके साथ बाकी ट्रीटमेंट, क्योंकि हम हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, हम हार्मोन टेस्ट, बहुत सारे हार्मोन टेस्ट होते हैं, गले का थायराइड हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, इसके अलावा जो है वो ब्लड में से जो है हम लेते तो ब्लड से ही है, लेकिन थायराइड हार्मोन टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो है हम FSH करवाते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन करवाते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है और वही जो है वो आके PCO बनाता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो हम जो है सीरम फास्टिंग इंसुलिन करवाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जिस्म के अंदर खुफिया शुगर तो नहीं मौजूद। वो जो खुफिया शुगर होती है हमारे जिस्म के अंदर, वो हम आम RBS करेंगे उसमें नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन हम अगर फास्टिंग इंसुलिन करवाएंगे तो वो हमारे जिस्म की खुफिया शुगर को जाहिर करेगी और उससे हमें पता चलता है कि इसके अब जो एग्स हैं उसके ऊपर या ओवरी के ऊपर जो है वो चर्बी आना शुरू हो गई है, तो फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और वो कंसीव हो जाते हैं। हमें ये वाली जो शुगर आपने कही है छुपी खुफिया, ये मैं अब पहले तो हमेशा हम जा कहीं भी एक्सपो या कहीं अच्छा जी हमारे चेक, वो इतनी सी सुई चुपते थे, वैसे ही दर्द बहुत होता है, वो खौफ ज्यादा है ना उसका, है तो कुछ भी नहीं, हल्की सी पिंची होती है चुंटी जैसी, तो हम उससे मुतमईन अच्छा नहीं है ठीक है, वो कह नहीं ओके। लेकिन ये ना ये बहुत ज़रूरी है, मैं सोचूं एक करवानी चाहिए, एक ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, थायराइड की बात करी थी आपा को, मैंने इशारा किया, आपा करी माइक हिल गया मेरा। अच्छा ऐसा कुछ नहीं आपा, मैं इन्होंने थायराइड की बात की ना, जो स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ कि जो बांझपन की क्या क्या अफेक्टेड है जिसकी वजह से, तो बिल्कुल थायराइड का बताइए जी। थायराइड का जो प्रॉब्लम है उससे ख़वातीन में बांझपन का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है और लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, कभी इस तरफ उनका माइंड ही नहीं जाता। थायराइड का जो मसला है वो बहुत सभी जानते हैं कि दो तरह का होता है, हाइपर हो या हाइपो हो। उन दोनों का जो सिम्टम होते हैं सबसे ज़्यादा तो वो आपकी बॉडी को अंदर से बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, आपका जो सिस्टम है वो ख़राब होता है। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसकी थायराइड की वजह से आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। थायराइड का टेस्ट करा लेने से बहुत बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर सामने आ सकती है कि हाँ, आपके अंदर अगर एक थायराइड का ही प्रॉब्लम आ गया तो अगर उसका इलाज हो, सम टाइम ख़वातीन में ऐसा ही होता है कि उसकी वजह से उनको कंसीव करने में रुकावट होती है। तो थायराइड के लिए हम जो आम तौर पर देते हैं हर्ब्स में, उसके लिए हम लोग ज़्यादातर जो इस्तेमाल करने के लिए देते हैं उसमें एक मुलेठी
اچھا کا جو قہوہ ہے ملیٹھی کا قہوہ اور اجوائن کا قہوہ ہم دیتے ہیں کہ آپ لوگ وہ استعمال کریں دن میں 3 بار ہر کھانے کے بعد. تو اس سے تقریباً لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ تھائرائڈ کے پرابلم میں کا اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یعنی پوری طرح ختم ہونے کے لیے اس کا پورا علاج کرانا ہوتا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے آنا پڑتا ہے. اور اچھا ایک ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ نا جب ان کو ہوتا ہے کہ اب میں کنسیونگ کی طرف جانا چاہ رہی ہوں اور مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو کچھ لوگ لڈو شڈو عجیب سے بناتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا کیا ایڈ کرتے ہیں, ہربل میں بھی نا, تو جو کھانا پسند کرتے ہیں جس سے کہتے ہیں بہت اچھا اندر سے مضبوطی ہوتی ہے آپ کے انٹرنل جو ہمارے نیچے کی جو جگہ بڑی اسٹرانگ یوٹرس کو مضبوط کرنے کے لیے عموماً جو گھر کی بڑی بوڑھیاں ہیں مائیں ہیں وہ لڈو کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بنتا ہے وہ لڈو جیسے کہ یعنی ہم جب خواتین جب نہاتی ہیں ہر ایک کے گھر وہ تو پنجیری الگ جی جی پنجیریوں کے, لیکن وہ جو بنا کر دیتی ہیں اس میں دیتی ہیں وہ کمر کس, یعنی جو سوجی ہے وہ اس کا مخزن ہوتا ہے, سوجی کے اندر ایڈ کر کے بنتا ہے. اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں سونٹ اور کمر کس اور مکھانے, یہ 3 چیزیں, اور اس کے اندر میٹھے کے بجائے گڑ. یہ تمام چیزیں ایکول کوانٹٹی میں لیتے ہیں اور اس میں جو سوجی ہے وہ برائے نام لیتے ہیں, صرف اس کو ایک لڈو کی شکل دینے کے لیے کہ ویسے یہ تمام چیزیں. کمر کس کا ذائقہ ذرا سا کڑوا ہوتا ہے, سونٹ کا بھی سونٹ کا بھی بالکل کسیلا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں تو اس, اور مکھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں لیکن اس کو فرائی کر کے اس کے اندر ملایا جاتا ہے اصلی گھی میں, تو وہ بھی بہت زیادہ یوٹرس کو مضبوط کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں پیس کر اور سوجی کو بھون کر اس میں ملا کر, اور لڈو بنانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک غذا کے طور پر, جو آپ کو ایک دوا کے طور پر جو کوانٹٹی لینی ہے, اتنے بڑی بڑی چھوٹے چھوٹے وہ لڈو بنا کر مائیں یا ساس اپنی بچیوں کو دے دیتی ہیں کہ بیٹا یہ صبح دوپہر شام تمہیں کھانا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو یہ چیزیں بہت مزے کی لگتی ہیں تو وہ زیادہ اس کو لے لیتے ہیں, تو زیادہ لینے سے بھی نقصان ہوتا ہے. ایک درمیانے سائز کا چھوٹا سا گول گول سے بال بنا کر وہ دے دیتے ہیں کہ بیٹا گرم دودھ کے ساتھ آپ لیں. تو اس سے بہت یہ پرانے طریقے ہیں جن سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا تھا, لیکن فی زمانہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب اوریجنل چیزیں نہیں ملتی نا, تو اندر سے ویسے اتنی میڈیسن اتنی زیادہ ہے کہ لوگ زیادہ تر اب اسی طرح ہو گئے. وہ ایک پروسیجر ہوتا تھا, تھوڑا لیندی سا ہوتا تھا کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ نا, اور وہ ویسے بھی اس وقت گھر کی بکریاں, گائے, دودھ, جو بھی ان کا مکھن, ہر چیز, ایون یہ کہ جڑی بوٹیاں بھی بہت خالص ہوتی تھی اور وہ فوری طور پر افیکٹ کرتی تھی. آج کل تو ہر چیز کو آپ کالی مرچ کے اندر پپیتے کے بیج ڈالیں, ہمیں کیا پتہ چلے گا, کچھ نہیں پتا. کتنی چیزوں کو 2 نمبر کر کے بھی اتنی بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہیں جو اچھا, آپ کو کبھی اثر مل پنساری جاتی کے پاس جاؤ نا تو ہم کہتے ہیں یہ ریٹے آملہ پاؤڈر ہے, پھر ہم اب لوگوں کا اتنا دماغ ہو کہ لے کے پھر اس کو پسواتے ہیں, چاہے اس کے چارجز الگ دینے پڑے. ہاں, اب وہ ہے سنگھاڑے کا پاؤڈر, کیسے وائٹ ہے نا, اب ہمیں یہی نہیں پتا یہ سنگھاڑے کا پاؤڈر یا آٹا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل اتنی ملاوٹ ہو گئی. بالکل معمولی چیزوں میں جو بالکل بے وقت ہیں اس کو بھی لوگوں نے جو ریالٹی ہے وہ ختم کر دی. ہر چیز 2 نمبر, لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے ہر چیز. میں یقین کریں 3 دن اگر دودھ جیسے بوائل کر کے اگر کم استعمال ہوتا ہے, فریج سے نکالتی ہوں نا, تو اس کی شکل دیکھتی ہوں, میرا اندر سے دل وہ ہو رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اور ایسا لگتا ہے مجھے نا, اور ان تمام چیزوں میں پریگننسی میں, انفرٹیلیٹی کے لیے, علاج کے دوران گائے کا خالص دودھ بہت ضروری ہے. گائے کے خالص دودھ کی جو طاقت ہے نا وہ کسی دودھ میں نہیں ہے. تو ہم جب بھی کوئی علاج بتاتے ہیں, جی ہاں, ہم لوگ جب بھی کوئی علاج بتاتے ہیں, طب کا, ہربل کا جو بھی علاج ہے اس میں ہم صرف اور صرف گائے کے دودھ کو فوکس کرتے ہیں. گڈ, یہ بہت ضروری ہے. ناظرین, ہمارے یہاں پر ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور جاتے جاتے میں ان سے ایک میسج لوں گی ریلیونٹ ٹو وومنس کا, کہ خواتین کو اپنی ہیلتھ کا کیسے خیال رکھنا چاہیے. اور یہ اللہ کی دین ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, انٹرنل, ایکسٹرنل اینڈ مینٹلی. جب آپ یہ اسٹرانگ ہوں گی تو آپ اپنے ساتھ بھی لڑ سکتی ہیں, دوسرے کے ساتھ بھی لڑ سکتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ ہی اپنی ہیلتھ کے ساتھ نہیں فائٹ کر پائیں گی, فائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اسے انٹیک کریں,
اسٹرانگ بنے اندر سے. جب تک آپ اسٹرانگ اندر سے نہیں ہوں گے, آپ بیمار ہوتی رہے, اچھا کل لے لوں گی, اچھا میں دیکھ لوں گی, وہ آپ کو وہ بیماری آپ کو جسم ایک ایسی میں کہتی ہوں بہت غلیظ, میں کہوں گی اس کو, آپ یقین کریں آپ صاف نہیں رہیں گے نا, بہت غلیظ. آپ کسی کا ڈیتھ ہوتی نا, آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے, آپ 2 دن رکھ سکتے ہیں اس کو, فوراً سرد خانے میں رکھنا پڑتا ہے. تو آپ کے ساتھ ایک غلاظت ہے آلموسٹ. آپ ذرا سا زخم کو بھی لاپرواہی کریں گے نا, اس میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھو مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہم لوگ, خون کہیں پڑ رہا ہے تو اسمیل آنے لگتی ہے. میں تو اس سے بہت واقف ہوں. ایمرجنسی میں جنا ہاسپٹل میں چلی گئی, ایسا لگ رہا تھا یہاں پہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک تعفن اٹھ رہا تھا بلڈ کا, مستقل ایکسیڈنٹل کیس, اس کا بلڈ ہو رہا ہے, اس کا یورین, اس کو وومٹنگ, ایک عجیب سی بدبو تھی. اللہ مجھے معاف کرے. تو یہ سچویشن ہوتی ہے, انسان کو بہت کیئر کرنی چاہیے. تو انٹرنل میں کہنے کا جو مقصد ہے, اگر آپ کے اندر انٹرنل وومنٹس میں ہو یا مرد میں کس میں اگر انٹرنل کوئی کہیں انفیکشن ہے, اس کو لاپرواہی نہ کرے, وہ بڑھ کے آپ کو اندر اور کسی اور آرگن کو جا کے ختم کر دے گا, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اسی لیے لاپرواہی نہیں کرنی, بہت کیئر کرنا ہے آپ نے. جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ پانی گرم کر کے اس کے اندر نیم کے پتے, یہ آپ کو انٹرنل تھوڑا آپ کو کیئر کرنا ہے. پھر ہمارے ساتھ میم آپ ذرا میسج دے دیں اپنی خواتین کو. جی میں یہ کہوں گی کہ بے اولادی کے حوالے سے تمام خواتین کو وہ 1 سال کا انتظار نہ کرے, بلکہ ارلی کوشش میں جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ وہ کنسیو کر لیں. جتنا ڈیلے ہوتا جاتا ہے اتنے ہی لوگوں میں پریشانیاں, انفیکشن, یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے صحت کا خیال رکھیں. آپ کی صحت بہتر رہے گی, آپ کی کنسیپشن آسان ہوگی. آپ جو ہے معتدل غذا کھائیں گی, آپ کی صحت بہتر رہے گی. آپ ہر وقت جنک فوڈ کھائیں گے, بہت زیادہ مرغن غذائیں کھائیں گے, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ہارمون ہے وہ بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہارمون جب بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم انفرٹیلیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا ہمیشہ. یس آپ بھی جی, عورت ہمارے گھر کا, ہمارے خاندان کا سب سے اہم حصہ ہے. خدا را اپنے آپ کو بالکل نگلیکٹ نہ کریں. اپنے گھر کے لیے آپ کو بہت بریولی جینا ہے. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کی صحت اچھی اور قابل رشک ہونی چاہیے, تاکہ آپ کا خاندان قابل رشک بن سکے. بہت شکریہ آپ کا, اور نسیم اختر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, کل اس امید کے ساتھ میں یہاں سے جا رہی ہوں کہ کل پھر ملیں گے کس طرح ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.